हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई 2026 के प्रिपरेशन के लिए, विशेषकर मेंस के प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री ऑप्शन के पीवाईक्यू डिस्कशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 2014 से लेकर 2025 तक जो है सेक्शन ए में जो प्रश्न थे उनका जो है क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। आज हम लोग 6 वर्षों का 2025 से लेकर के 2020 तक जो है पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। सेक्शन बी का जो है लेंगे प्रश्न पत्र 1 के सेक्शन बी, जिसमें 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक, अर्थात राइज ऑफ मराठा तक और 8वीं शताब्दी के समाज तक का जो है काल है। इसी कालखंड में और इसी सिलेबस के अंतर्गत हमें मध्यकाल के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत प्राप्त हो जाते हैं, साथ में पूरा का पूरा मुगल प्राप्त हो जाता है, विजयनगर, बहमनी, साथ में 18वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में जो राज्य बन करके आए अर्थात प्रोविंशियल जो स्टेट बन करके आए, बंगाल, अवध के साथ साथ निज़ाम, ये सारी जो घटनाएं हैं वो आफ्टर मिडावल के बाद जो है सारी घटनाओं का जो सारे वो हमें सेक्शन बी पे प्राप्त हो जाता है। तो आज सेक्शन बी का डिस्कशन करेंगे। 6 वर्षों के प्रश्नों को लिया गया है 2025 से लेकर के 2020 तक। कुछ प्रश्न इसी क्रम में याद रखिएगा जो 750 से लेकर के 1200 तक का है, उन प्रश्नों को छोड़ दिया गया है और 13वीं से लेकर के जो है 8वीं शताब्दी के मध्य जो प्रश्न है उनको क्या किया गया ना, डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शन पेपर 1 के जो है सेक्शन बी वाले जो पार्ट है उसका क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। यूपीएससी मेंस के प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है प्रीवियस ईयर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे कि 2025 में लगभग सभी सेक्शन से पूछे गए प्रश्न, अर्थात सेक्शन बी को अगर हम 6 भागों में बांटते हैं तो वो कौन कौन से भाग होंगे, पूरे सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो हो गया 13 एंड 14 सेंचुरी के अंतर्गत जो घटनाएं घटी, अर्थात दिल्ली सल्तनत बना, उसके बाद क्या ना गौरी का इन्वेजन हुआ, खलजी रेवोल्यूशन इसके अंतर्गत आता है, तुगलक काल आता है, सोसाइटी और कल्चर्स जो है इसके ठीक बाद है, जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें मूल रूप से सूफीज़म और भक्तिज़म और पर्शियन जो लिटरेचर है उसको रखा गया है। ठीक है, चलिए इसके ठीक बाद 15th और 16th में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत पुर्तगीज़ को खास करके रखा गया है और विजयनगर स्टेट्स को भी जो है रखा गया, विजयनगर और बहमनी स्टेट्स को जो है रखा गया है, जो कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है बन करके उभरे थे। ठीक है, इसके ठीक बाद याद रखिएगा, इसके ठीक बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद जो है कल्चरल डेवलपमेंट है, सोसाइटी एंड कल्चर है 15वीं और 16वीं शताब्दी का, और इसके महत्वपूर्ण पोर्शन के अंतर्गत अकबर को जो है चौथे पोर्शन पे रखा गया है, और उसके ठीक बाद 17वीं शताब्दी अर्थात जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को रखा गया है। और इसके बाद जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन 16 एंड 17, जिसमें डच, इंग्लिश, फ्रेंच का आना, राइज ऑफ सिखिज्म जो है या जो सिख स्टेट के राइज को लेकर के। 7वां जो भाग है वो कल्चर ऑफ ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के दौरान जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें पर्शियन है, हिंदी है ना, ये सारे पेंटिंग्स हो गए, प्रोविंशियल जो कल्चर थे, क्लासिकल म्यूजिक से साइंटिफिक डेवलपमेंट थे उसको रखा गया है, और अंततः 8वीं शताब्दी का जो है भारत है, जिसमें मराठा, मूल रूप से राइज ऑफ मराठा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो प्रोविंशियल राज्य बने थे उनको लेकर के। तो ये डिवीजन, टोटल 8 डिवीजन किया गया। इसमें क्या है ना, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ कि यूपीएससी मेंस के प्रश्नों को किसी भी बाउंड्री लाइन में बांटना संभव नहीं है। एक बाउंड्री लाइन का दूसरे बाउंड्री लाइन में जाना तय है, और ट्रांजिशन पीरियड के प्रश्न रहते हैं। तो कुल मिला करके जो है उन प्रश्नों को संकलन किया गया है जो एक बाउंड्रीज के अंतर्गत है, और सीधे तौर पर उसका जो है डिस्कशन किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया ना, डिस्कशन किया गया। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या ना, उत्तर मध्यकालीन भारत में धार्मिक विषयों को प्रांतीय भाषाओं में साहित्य के रूप में एक बड़े संस्कृत के रूप में अनुभाग के रूप में प्रेरित किया। तो ये भक्ति आंदोलन को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है, और 2025 के यूपीएससी मेंस के प्रश्नों का डिस्कशन मेरे द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। तो ये भक्ति मूवमेंट को लेकर के पूछा जा रहा है, जो कि जिसके धार्मिक जो विषय थे, इस रिलीजियस मैटर ने जो है प्रोविंशियल लिटरेचर को क्या किया था ना, डेवलप किया था। तो इसको लेकर के मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है। चलिए
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उपायों का लक्ष्य जो है दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण था। चलिए अच्छा एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो 13 एंड 14th सेंचुरी की जो दिल्ली सल्तनत, गौरी इन्विजन और खलजी रेवोल्यूशन है, इससे कितना प्रश्न पूछा गया है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो लगभग मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ देखिए पहला 2025 में भी एक प्रश्न पूछा गया है। बर्नी का जो फतवा है जहादरी है, दिल्ली सल्तनत की सही विवरण नहीं अपितु एक विलाप आक्षेप है, स्पष्ट कीजिए। तो ये एक प्रश्न हो गया जो 2025 में पूछा गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी प्रश्न जो है क्या है ना, वो मुगल भारत से पूछा गया है, औरंगजेब से पूछा गया है और 8वीं शताब्दी से पूछा गया है। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी जो दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है उसमें सिर्फ 2025 में एक प्रश्न पूछा गया है। इसके ठीक और एक दो प्रश्न पूछा गया है। एक हो गया आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, और दूसरा था बर्नी का जो फतवा जहादरी है। ये दोनों प्रश्न हैं। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के काफ़ी प्रश्न, ये जो 13वीं और 14वीं शताब्दी का जो सिलेबस है जिसमें दिल्ली सल्तनत को रखा गया है, इसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। एक तो इल्तुतमिश का सेक्शन है और दूसरा कौन हो रहा है ना, अलाउद्दीन खिलजी हो रहा है। और एक प्रश्न बार बार आता है जिसे हम लोग कहते हैं खलजी रेवोल्यूशन। क्यों इसे खलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है? खलजियों का आना एक खलजी रेवोल्यूशन था, इसको लेकर के भी कह रहे हैं कई प्रश्न पूछे गए हैं। और डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी की जो एग्रीगेशन पॉलिसी, इसको लेकर के खूब प्रश्न पूछा गया है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। जो फर्स्ट पानीपत वार था जिसमें बाबर विजय हुआ था, उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। इक्ता सिस्टम को लेकर के पूछा गया, खलजी क्रांति को लेकर के पूछा गया। तो लगभग 2025 से लेकर के अगर हम 2020 तक के बात करें तो प्राय सभी वर्षों में, अर्थात कुल 6 वर्षों में इस सेक्शन से प्रश्न हैं। और ये प्रश्न कहां पर अटक रहे हैं? तो ये प्रश्न मूल रूप से जो है 2 स्थान पर अटक जा रहे हैं। एक तो इल्तुतमिश वाला सेक्शन में अटक जा रहा है, दूसरा किस में अटक रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के डिफरेंट रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एग्रीगेशन रिफॉर्म्स, मार्केट पॉलिसी, सैन्य व्यवस्थाएं, इन सब को लेकर के क्या है प्रश्न पूछा गया। कुछ प्रश्न छटक करके आ रहे, जैसे अल-बिरूनी के ने भारतीय समाज का जो आकलन था वो दोषपूर्ण था, तो इसको लेकर के लिखे। ये गौरी से जुड़ा हुआ है। तो कुछ प्रश्न, बलबन के समेकित करने की प्रथा, बलबन ने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था बल्कि सीमाओं को क्या किया था ना, बाउंड्रीज में बांधा था, उसे और मजबूत किया था, इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया है। 13th सेंचुरी में जो है अर्बन सेंटर्स का जो डेवलपमेंट हुआ था उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ 2-3 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा हो गया क्या ना, इल्तुतमिश। ये दोनों सेक्शन जो है आपको करना है 3rd और 14th सेंचुरीज के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, सोसाइटी कल्चर्स एंड इकोनॉमी इन 13 एंड 14 सेंचुरी, जिसमें भक्ति आंदोलन का प्रश्न जो है पहले ही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और इसको लेकर के डिस्कशन पहले भी किया जा चुका है। पहला प्रश्न था क्या था, उत्तर मध्यकालीन भारत में धार्मिक विषयों में प्रांतीय भाषाओं के साहित्य को, प्रांतीय भाषा जो प्रोविजनल जो प्रोविंस का जो लिटरेचर, उसका डेवलपमेंट 7वीं शताब्दी में जो तमिल और साउथ में जो भक्ति आंदोलन उस काल में भी हुआ था, और 13वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी में जो मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है भक्ति और सूफीज्म, इसमें भी डेवलपमेंट हुआ था। तो इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इस सेक्शन में काफ़ी कम प्रश्न है। 2025 में पूछा गया है, 2024 में भी एक पूछा गया जिसमें कलेंद्रिया, सूफीज्म को लेकर के पूछा, रोल ऑफ कलेंद्रिया 2024 का, ठीक है। और एक प्रश्न है, बड़ा अटपटा प्रश्न है कि वुमेन स्टेटस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के स्थिति को लेकर के पूछा गया है। सूफीज्म जो लिटरेचर है उसके महत्व को लेकर के जो है 2023 में प्रश्न पूछा गया है। वैष्णव भक्ति ने किस प्रकार प्रोविंशियल लिटरेचर को फ्लोरिश किया था? देखिए, एक ही लिंक इसमें बार बार आता है, और वो लिंक क्या है तो वो याद रखिएगा ना, भक्ति से पूछा गया है और सूफीज्म से पूछा गया, और इन दोनों का जो लिंक है वह प्रोविजनल लिटरेचर को कैसे इन्होंने फ्लोरिश किया था, इसी टॉपिक पर जो है क्या है ना प्रश्न पूछा गया है 2025 से लेकर के 2020 तक, ठीक है। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए,
अब आगे का देखते हैं। आगे का सेक्शन क्या है ना, आगे का सेक्शन है 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या कुछ हुआ था, अर्थात जो दिल्ली सल्तनत है उसके बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला, तो उस समय काल में दो तीन चीज़ें, एक तो आपको क्या दिखेगा ना, एक तो मुगल भी जो है क्या मुगल का भी विकास हो रहा था, और साथ में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था, और पुर्तगालियों ने पूरे व्यापार पर कंट्रोल कर लिया था। अगर आपको याद होगा, कार्टेज सिस्टम को लेकर के उन्होंने पूरे समुद्र पर एक अधिकार कर लिया था। तो इस पर जो है प्रश्न 2025 में पूछा गया है। और पुर्तगीज के जो कॉलोनियल एम्पायर थे उसके फ्यूचर्स को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य जो क्लैश है, वो क्लैश जो है ज़्यादातर क्या है ना, सांस्कृतिक कम है, जबकि इकोनॉमिक और सैन्य दृष्टिकोण से वो क्या है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि बहमनी और विजयनगर का जो क्लैश है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण, चूंकि दोनों अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है क्या था ना, इकोनॉमिक और जो है सैन्य दृष्टिकोण। तो इसको लेकर के डिस्कशन करना काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न, बहुत कम प्रश्न इस सेक्शन से पूछे गए हैं, 3 या 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो 2025, 24 और 22 में, अर्थात एक साल गैप में हमें इस सेक्शन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए इसी सेक्शन में जो है कल्चर और सोसाइटी, अगर 15 और 16 काल में कल्चर और सोसाइटी की बात करें, तो विजयनगर के काल में जो अमुक्त माल्यता लिखा गया था, तो जो अमुक्त माल्यता लिखा गया था उसके विशेषताओं को लेकर के क्या कहना डिस्कशन किया गया। तो एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट के तौर पर, हम ये कहेंगे कि पोर्तुगीज को लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा गया है, तो इस सेक्शन को कर लेना है। मूल रूप से इनके ट्रेड को लेकर के पूछा गया है, इनके कॉलोनियल जो एम्पायर थे उनकी विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है अकबर का सेक्शन है, और उसके बाद आता है मुगल एम्पायर इनटू 17th सेंचुरी से। तो देखिए यहाँ अकबर इज द मेन पॉइंट। अकबर का रेवेन्यू सिस्टम, राजपूत पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलीजियस पॉलिसीज में खास करके दीन इलाही को उठाया गया है या सुलह कुल को उठाया जाता है। इसके साथ साथ 17th सेंचुरी में कौन इंपॉर्टेंट है, तो इधर उधर से अगर हम लोगों ने पूरे 6 वर्षों के प्रश्नों को देखा, तो उसमें हो सकता है कि जहांगीर और शाहजहां से बिल्कुल एक आध प्रश्न होगा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। और औरंगजेब की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी रिलीजियस पॉलिसी, और उसी पॉलिसी को लेकर के बार बार जो है क्या है ना प्रश्न पूछा गया है। और औरंगजेब के काल में जो है जो लगातार क्या देखा गया था ना, प्रोविंशियल जो विद्रोह रिवॉल्ट हुए थे उसको लेकर के खास करके पूछा गया है। उसमें पहला प्रश्न जो है 2025 में जो है औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी को लेकर प्रश्न पूछा गया, और उसके बाद फार्मर रेवोल्यूशन को लेकर 2024 में पूछा गया। नूर जहां ने किस प्रकार जहांगीर के सत्ता को जो है अपना लिया था, उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, वो 2023 में प्रश्न पूछा गया। मुगल युग में बारूद ने किस प्रकार मुगल का जो शासन है उसको केंद्रीकृत, उसको मजबूत बनाया, 2025 में पूछा गया। मुगल ट्रेड और कॉमर्स ने जो एकल बाजार स्थापित किया, भारतीय उपमहाद्वीप में एकल बाजार की संकल्पना को बनाया था, ये 2022 में पूछा गया। और डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब की दक्कन नीति काफी महत्वपूर्ण। तो औरंगजेब की 2 नीतियां, एक तो रिलीजियस पॉलिसी और डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन पॉलिसी में औरंगजेब मात खा गया, आपको मालूम है, और इस दौरान शिवाजी की उत्पत्ति हुई, मराठा साम्राज्य बन करके आया, और जो है इसने जो है नाक पे दम करके रखा था। तो ये कुछ चीज़ें जो है पूछा जाता है औरंगजेब से। अकबर को लेकर के अगर हम बात करें, तो अकबर की तो सारे सिस्टम से ही प्रश्न पूछा गया है। मनसबदारी सिस्टम से लेकर के पूछा गया, रेवेन्यू सिस्टम से प्रश्न पूछा गया, राजपूत पॉलिसी लेकर को एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। इबादत खाना जो है को लेकर के पूछा गया है। रेवेन्यू सिस्टम का एग्रीकल्चर सिस्टम, नॉर्थ इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ा था, इसको लेकर के। राजपूत पॉलिसी लेकर के 2 बार प्रश्न पूछा गया है, एक तो 2021 में प्रश्न पूछा गया और 2025 में भी प्रश्न पूछा गया है। मुगल फैक्ट्रीज का जो है, जो अकबर के काल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर काल में रेवेन्यू सिस्टम, टोडरमल की पॉलिसी को जो है सबसे ज़्यादा उगेरा गया है, और इस रेवेन्यू सिस्टम का जो है कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, उसको मनसबदारी सिस्टम को जो है क्या कहना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा, हो सकता है कि सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न छूट जाएं, लेकिन बाकी के प्रश्नों को जो है क्या यहाँ रखने का प्रयास किया गया है। तो 3 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए टिल नाउ, अब तक अगर हम बात करें तो उनमें से दिल्ली सल्तनत का भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर कोई आता है, उसके बाद तो सूफीज़म भक्तिज़म से एक प्रश्न बिल्कुल रहेगा। सूफी
सूफीज्म और भक्तिज्म से एक प्रश्न हिट करता है, हर वर्ष हिट किया है। अकबर और औरंगजेब दोनों की पॉलिसीज को आपको लेकर के क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इकोनॉमिक सोसाइटी इन 16th एंड 17th सेंचुरी, जिसमें डच, इंग्लिश, फ्रेंच और राइज ऑफ सिखिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन हुआ राइज ऑफ सिखिज्म। कई प्रश्न हैं, जैसे सिख पहले क्या थे ना, सिख पहले एक धार्मिक संप्रदाय के तौर पर आते हैं, लेकिन बाद में उनका सैनिकरण हो जाता है, तो इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद इस काल में जो है यूरोपियन कंपनियों के आगमन से जो अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट हुआ था उसको लेकर के पूछा गया है। सिख की जो रिलीजियस थ्योरी है उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। रंजीत सिंह के संदर्भ में जो सिख का उदय हुआ है उसको लेकर के 2023 में पूछा गया है। और 17वीं शताब्दी में मुगल जागीरदारी क्राइसिस, तो इसको मुगल में रख सकते हैं, तो 17वीं शताब्दी मुगल जागीरदारी क्राइसिस को ले भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सेक्शन है 16वीं शताब्दी का, उसमें है राइज ऑफ सिखिज्म, जिसमें रंजीत सिंह के संदर्भ में और जो किस प्रकार सैन्य शक्ति में जो है परिवर्तन है उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। यूरोपियन कंपनी के आने से अर्बनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिससे लेकर के एक प्रश्न आ रहा है कल्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ हिंदी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को लेकर के, मुगल जो चित्रकला है, पेंटिंग, उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। मुगल वास्तुकला जो है साम्यवादी थी, उसको लेकर के 2023 में पूछा गया। राजपूत पेंटिंग के ऊपर मुगल प्रभाव जो 2022 में, उसको पूछा गया था। ताजमहल के संदर्भ में मुगल मकबरा की विशेषताएं बताना है, जो कि 2021 में पूछा गया था। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न पूछे गए। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है 18वीं शताब्दी का जो सेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें राइज ऑफ मराठा को लेकर के काफी प्रश्न है। मराठा गुगल वारफेयर की नीति 2024 में, मराठा का ओरिजिन और डिक्लाइन को लेकर के 2025 में पूछा गया। अच्छा, यहाँ एक आसफ जहाँ ने किस प्रकार पॉलिटिकल सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन किया, हैदराबाद को लेकर के 2024 में पूछा गया। इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 18th सेंचुरी, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसने किस प्रकार आर्थिक स्थिति पर प्रभाव किया, 8वीं उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। मराठा मुगल्स के लिए खतरा था, 2023 में पूछा गया। हैदर अली ने राज्य बनाया और टीपू सुल्तान ने राज्य खोया, 2023 में पूछा गया। इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो वो कभी मंदी में नहीं था, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया, खास करके राइज ऑफ मराठा। और एक आध प्रश्न आपको जो है प्रोविंशियल स्टेट्स को लेकर के इसमें पूछा जा रहा है। बाकी सभी प्रश्नों का जो सकेंद्रन है वो राइज ऑफ मराठा को लेकर के है। तो साथियों, मात्र 6 वर्षों के प्रश्नों का ही आज क्या किया गया, संकलन किया गया सेक्शन बी का। ठीक है, और आई होप कि आपको एक दिशा प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर से मैं एनालिसिस कर दूं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। मुगल से पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के सभी नीतियों को पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सूफीज्म से एक प्रश्न बिल्कुल हिट कर रहा है, सूफीज्म भक्तिज्म से लिटरेचर को लेकर के। और उसके बाद अकबर में जो है राजपूत पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेवेन्यू सिस्टम्स और एग्रीगेशन सिस्टम्स है। रेवेन्यू सिस्टम का एग्रीगेशन पॉलिसी पर क्या, एग्रीगेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट है वो, और मनसबदारी, इनको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आ जाता है औरंगजेब में खास करके रिलीजियस पॉलिसीज एंड जो डेक्कन की पॉलिसी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक आध प्रश्न आपको जहांगीर से जुड़ा हुआ है, बाकी मुगलों से ही है। इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी इन 1670 में क्या मिल रहा है ना, यहाँ राइज इन जो है सिख है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। मुगल कल्चर में एक प्रश्न बिल्कुल है, इसको लेकर के करना है। यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछा गया, 2025, 24, 23, 22, 21, इन सभी में जो है हमें मुगल कल्चर से प्रश्न पूछा गया है। और 8वीं शताब्दी में अंततः हमें क्या करना है ना, राइज ऑफ मराठा को लेकर, उनकी गुरिल्ला वारफेयर नीति को लेकर के, उनके द्वारा किस प्रकार स्टेट बिल्डिंग किया गया उनको लेकर के, शिवाजी का स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस, उसको लेकर के जो है क्या है ना प्रश्न पूछा गया है। अवध, हैदराबाद और इसके साथ साथ बंगाल, ये मुगलों के उत्तराधिकार के रूप में जन्म हुआ था, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन 6 वर्षों में मूल रूप से जो प्रश्न जिस सेक्शन से पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, उसको लेकर के डिस्कशन किया गया। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जो है हम लोग आगे जाकर के यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू के तहत 12 वर्षों के प्रश्नों का आकलन करेंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 का करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद।